गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एंथनी पराकल कुरियन वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी और ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 442 आईटीआर पेज नंबर 38 पे रिपोर्ट हुआ और केस 9 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सेक्शन 54, सेक्शन 54F और सेक्शन 54 EC पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। केस के फैक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं केस के फैक्ट्स में ना जा कर के इस केस का जो मेन मुद्दा है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, एक सेक्शन 54 है जो कि ये कहता है कि यदि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो आप दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर यदि पैसा लगा देते हैं तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 54F आता है। सेक्शन 54F ये कहता है कि यदि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है तो उसका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा यदि आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा देंगे। लेकिन जो सेक्शन 54F है उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जिस डेट पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है, जिसकी आप एग्जेम्पशन लेने जा रहे हैं सेक्शन 54F के अंदर, उस डेट पे नए घर के अलावा आपके पास एक और घर हो सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लॉजिकल है, क्योंकि नहीं तो हर कोई आदमी क्या करेगा कि टैक्स प्लानिंग के लिए अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेगा, नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेगा और उसका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता रहेगा। इसलिए एक जेन्युइन सी कंडीशन डिपार्टमेंट ने लगाई हुई है कि आपके पास जो नया घर खरीदने जा रहे हो उसके अलावा आपके पास एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है। इस पर्टिकुलर केस में एसएससी ने क्या किया कि एसएससी के पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एसएससी ने अपनी वाइफ को और बच्चे को गिफ्ट कर दी थी और इसके अलावा भी एसएससी के पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि एसएससी ने जो ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की है ये टैक्स सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए की है और मैं इसकी एग्जेम्पशन नहीं देता। मैटर जो है कर्नाटका हाई कोर्ट तक गया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पर यह कहा कि सेक्शन 27 इनकम टैक्स एक्ट का यह कहता है कि यदि किसी स्पाउस ने अपने दूसरे स्पाउस को बिना कंसिडरेशन के कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और यह प्रॉपर्टी किसी एग्रीमेंट के तहत गिफ्ट नहीं की गई है अलग रहने के, तो वो सेक्शन 2226 के लिए वो प्रॉपर्टी एसएससी की ही मानी जाएगी। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि सेक्शन 27 लगा करके मैं सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन नहीं देता, क्योंकि ये एसएससी ने प्रॉपर्टी जो है वो अपने वाइफ को जो गिफ्ट की है ये एक तरीके से इस जो कंडीशंस हैं सेक्शन 54F की उसके क्लचेस से में रहने के लिए जो है वो ट्रांसफर की है। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 27 है वो खाली सेक्शन 20 से लेकर 26 तक के लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 27, तो आप उसको सेक्शन 54F पे नहीं लगा सकते। तो एक बात तो फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई कि एसएससी ने जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी वाइफ को और सन को, उसकी वजह से एसएससी की सेक्शन 54F की प्रॉपर्टी जो एग्जेम्पशन है वो नहीं गई। एक और इसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन 54 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करी। उसमें कहा एज पर सेक्शन 54 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द प्रॉपर्टी स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ ए फीमेल हियर बिकम्स हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 54 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी किसी फीमेल हियर के पास है तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। तो इस सेक्शन के तहत भी एसएससी की सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, इस केस में क्या था कि एसएससी ने एक और प्रॉपर्टी बेची थी जो कि
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, और उस केस के अंदर जब एसएससी ने एक प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए और सेक्शन 54 इसी के अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए, क्योंकि सेक्शन 54 जो है, सेक्शन 54 ये कहता है कि यदि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उसका जो कैपिटल गेन है वो आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं यदि कोई आप दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। सेक्शन तो इस केस में एसएससी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची थी और उसका पैसा जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाया था, लेकिन कुछ तो सेक्शन 54 के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर ली और कुछ एग्जम्पशन एसएससी ने 54 इसी के अंदर क्लेम करी। तो जो ये बॉन्ड्स और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी वो एसएससी ने अपनी वाइफ के नाम में खरीद ली। तो दोनों केस में एसएससी ने बड़ी टैक्स प्लानिंग करी। तो इस मुद्दे पे भी कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 54 के अंदर और सेक्शन 54 इसी के अंदर ये कंडीशन है कि जो सेल कंसीडरेशन है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होनी चाहिए। ये कंडीशन नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो एसएससी के नाम पर होनी चाहिए। तो यहां पे ये प्रूव होता था कि जो एसएससी की सेल कंसीडरेशन थी वो मकान के अंदर इन्वेस्ट हुई थी और सेक्शन 54 इसी के अंदर इन्वेस्ट हुई थी। तो इस केस के अंदर एसएससी की सेक्शन 54F की भी एग्जम्पशन मिली, सेक्शन 54 की भी एग्जम्पशन मिली, सेक्शन 54 इसी की भी एग्जम्पशन मिली। जो बाद वाली बात है उसका निचोड़ ये है कि सेक्शन 54 और सेक्शन 54 इसी के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एसएससी के नाम में होना जरूरी नहीं है। यदि वो इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हुई है और वो इन्वेस्टमेंट जो है सेक्शन 54 इसी के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर हुई है, आरईसी बॉन्ड्स के अंदर हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वैलिड मानी जाएगी और एसएससी को उसकी एग्जम्पशन मिलेगी, चाहे वो उसने अपनी वाइफ के नाम में की हो या जॉइंटली भी नाम में की हो, तब भी उसको मिलेगा। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F and section 54 EC. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Anthony Parakal Kurian versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 9th December 2021 and matter has been reported in 442 ITR at page number 38. Thank you, friends.